नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार कहां क्या हलचल चल रही है। तो सबसे पहले आपको ये बता देती हूं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज विस्फोट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली खबर, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जो बड़ा हमला किया उससे जुड़ी हुई है। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अगर अरबों रुपए की संपत्ति और कई सालों के विकास की बात करें तो सब कुछ जंग की भेंट चढ़ गया है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कमजोर होने का दावा कर दिया है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो अमेरिका और इजरायल के दावों को तार तार कर रही हैं। बताया ये जा रहा है कि ईरान न केवल अपने तेल के कारोबार को दोबारा पटरी पर काफी हद तक ला चुका है, बल्कि अपनी ताकत को भी काफी हद तक बढ़ा चुका है। आज हम आपको ईरान की बढ़ती ताकत के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि कैसे जंग के दौरान उसने अपने आप को मजबूत रखा है। दूसरी खबर, अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास कर लिया है, हर संभव कोशिश कर ली है। ईरान पर हमले से लेकर के धमकी देना तक और आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने तक हर तरह के पैतरे आजमा लिए गए हैं, लेकिन अमेरिका को सफलता मिलती बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी को ही तार तार करके रख दिया है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार ईरान ने अमेरिका को नाकेबंदी के बावजूद रोजाना भारी मात्रा में कच्चा तेल निर्यात किया। आज हम आपको ईरान की रणनीति के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। वही तीसरी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग हुई, सीज फायर हुआ। इस दौरान समझौता कराने का प्रयास किया गया। मध्यस्थ पूरी शिद्दत से दुनिया को एक और त्रासदी से बचाने की कोशिशों में लगे हुए, क्योंकि पिछले दिनों जो युद्ध हुआ मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से दुनिया भर तेल और गैस के लिए त्राहिमाम में है। अगर फिर से ये युद्ध होता है तो दुनिया में एक बार फिर से एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। खबर ये भी है कि कामयाबी मिलती हुई मध्यस्थों को नजर आ रही है और अमेरिका और ईरान समझौते के बेहद करीब आ चुके हैं। हालांकि इसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। आज हम आपको समझौते के बिंदुओं के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं विस्फोट। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि जंग से राष्ट्रपति ट्रंप को भारी नुकसान हुआ है। अब पश्चिमी मीडिया खुद इस पर रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि जंग से कितना ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ा है। यूएस के सबसे अनपॉपुलर राष्ट्रपति बने हुए हैं ट्रंप। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जंग से राष्ट्रपति ट्रंप को भारी नुकसान हुआ है और 58% लोगों ने ट्रंप को नकार दिया है। पश्चिमी मीडिया का ये जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि 58% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा अनपॉपुलर राष्ट्रपति बन गए हैं। आज तक किसी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब नहीं रहा है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप का है। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि यूएस के सबसे अनपॉपुलर राष्ट्रपति 58% लोगों ने उन्हें नकार दिया है और सबसे ज्यादा हमने अभी तक इस जंग में नुकसान झेला है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कौन सा रुकने की कगार पर है। हाँ, मध्यस्थ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोक लिया जाए, ये युद्ध ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान को किसी तरीके से झुका लें और अगर ईरान हमारी शर्तों पर ना झुके तो एक बार फिर से हम हमले करना शुरू कर दें। लेकिन अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो पिछले दिनों 4 सर्वे किए गए थे, वो ये बताते हैं कि वहां के लोग अमेरिकी इस युद्ध से बिल्कुल भी खुश नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज से तो कतई खुश नहीं है। इसीलिए वो कतई नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से ये हमला हो, ये जंग दोबारा से लड़ी जाए। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में अनपॉपुलर हो चुके हैं। अब ऐसे में उनके सामने हथियार डालने के अलावा और कुछ बचा नहीं। वहीं एक और खबर आ रही है आईआरजीसी से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया गया है और ये पिछले कुछ घंटों के भीतर, 96 घंटों के भीतर चौथी बार बताया जा रहा है, क्योंकि 3 रीपर ड्रोन पहले उनकी तरफ से गिराए गए थे। अगर ये ड्रोन मार गिराया है तो ये चौथा MQ-9 रीपर ड्रोन होगा। और ये आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है, ये कई हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, कई घंटों तक ये सर्विलांस कर सकता है। लेकिन MQ-9 रीपर ड्रोन जितनी ताकत रखता है उतनी ही महंगाई के साथ बनता भी है। अच्छा खासा महंगा है ये ड्रोन। अगर MQ-9 रीपर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है, वो भी ईरान ने अपनी सस्ती मिसाइलों से और सस्ते ड्रोन से, तो ये अमेरिका के लिए फिर से मात खाने वाली बात हो गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ इस युद्ध में। अभी तक MQ-9 रीपर ड्रोन अच्छे खासे अमेरिका गवा चुका है। अब एक बार फिर से वही स्थिति उनकी बनी हुई नजर आ रही है। अब 2 खबरें आपको बता रही हूं कि एक तरफ अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी बड़ा दावा कर रहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन को उन्होंने फिर से मार गिराया और स्ट्राइक ड्रोन
अमेरिका का जो सर्विलांस है सबसे बेहतर तकनीक में माना जाता है, उन्नत माना जाता है, उसे गिराने की वजह से अमेरिका को एक और नुकसान उन्होंने दे दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का मीडिया ही ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे अनपॉपुलर नेता है, सबसे अनपॉपुलर राष्ट्रपति है, लोगों ने उन्हें नकार दिया है, 98% लोगों ने। तो अब आप जरा ये समझ जाइए किसके साथ डोनाल्ड ट्रंप या तो अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने वाले हैं, और अगर रणनीतियों में बदलाव नहीं लाए और वापस से इस युद्ध के मैदान में वो उतर गए तो फिर से अमेरिका को ही वो आर्थिक तंगी में झोंकने वाला प्रयास करेंगे। अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है हथियारों के लिए, उनका आधे से ज्यादा भंडारण खत्म हो चुका है, स्टोरेज पावर खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ अब ये समझ लीजिए कि अगर वो फिर से युद्ध में उतरते हैं तो अमेरिकियों के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत बनकर के आएगा। वही खबर यह है कि मसूद पेजेश्कियान ने ईद उल अजहा की बधाई दी है। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से ये बधाई दी गई है। वहां के राष्ट्रपति यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मध्यस्थ देशों का भी धन्यवाद कर दिया है जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की है, पेजेश्कियान ने यह कहा है। और पिछले दिनों मुस्तफा खामनेई ने भी तो यही कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए। पेजेश्कियान ने भी मुस्लिम देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात की है। अब इस पूरे युद्ध को अमेरिका इजराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड करने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। वो मुस्लिम वर्ल्ड जो अभी तक साथ में नहीं आया था, लेकिन अब जब उन्हें अलग अलग धमकियां मिलने लगी है तो हो सकता है कि वो साथ में आ जाए। यूएई, कतर, सऊदी अरब बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि दोबारा से ये युद्ध लड़ा जाए। ओमान को अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है। ऐसे में हो भी सकता है कि ईरान के साथ बाकी के ये 4 देश एक साथ आकर के खड़े हो जाए, क्योंकि पेजेश्कियान से लेकर के मुस्तफा खामनेई तक सर्वोच्च नेता हैं जो कि ईरान के, उनकी तरफ से भी यही अपील की गई है कि मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। अब ये युद्ध जितना और आगे अगर बढ़ गया सीज फायर के बावजूद, क्योंकि अभी भी वही स्थितियां बनी हुई हैं, वही हमले लगातार हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तो आने वाले दिनों में ये तेल और गैस की किल्लत और ज्यादा हो जाएगी पूरी दुनिया में, क्योंकि 20% हॉर्मुज से ही गुजरता है, जिस पर अमेरिका से लेकर के ईरान तक नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। वे ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताती हूँ। रिपोर्ट्स ये कहती है कि साउथ पार्स ऑयल फैसिलिटी में कामकाज चल रहा है। ये ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी हुई खबर है और ये अच्छी खबर है ईरान के लिहाज से। जहां साउथ पार्स ऑयल फैसिलिटी में कामकाज चल रहा है, यानी उसे फिर से एक बार बना लिया गया है और इंजीनियर्स ने पूरा कर लिया है फैसिलिटी में मरम्मत का काम। ईरान की अहम ऑयल फैसिलिटी है साउथ पार्स, जिस पर पिछले दिनों हमला करके उसे तबाह कर दिया गया था, लेकिन इंजीनियर्स ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और उसकी मरम्मत भी कर ली है। और इसके साथ साथ अब बताया यह जा रहा है कि कामकाज पूरा हो चुका है, और अगर कामकाज यहां से पूरा हो चुका है तो पहले ही आईआरजीसी की तरफ से कल ये दावा किया गया है कि उसने 24 घंटे के भीतर 26 जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने में मदद की है। अच्छा खासा तेल का व्यापार वो चला रहा है। अमेरिका भले ही नाकेबंदी करके बैठे रहे, लेकिन अमेरिका की नाक के नीचे शैडो फ्लीट के माध्यम से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाते जा रहा है। अमेरिका ईरान पर हमला करता है, जबरदस्त अटैक करता है और ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी भी कर देता है। अरबों रुपए की संपत्ति और कई साल का विकास जंग की भेंट चढ़ गया। लेकिन अमेरिका और इजराइल की उम्मीदों के उलट ईरान ने सीज फायर की अवधि का ऐसा इस्तेमाल किया जिससे अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ना लाजमी है। फरवरी 2026 को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के साथ ही जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल मरा हुआ मान रहे थे, उस ईरान ने सीजफायर के सन्नाटे को अपने विकास की आवाज से खत्म किया और इस खबर को पुख्ता किया अमेरिकी इंटेलिजेंस की सीक्रेट फाइल्स ने, जिन्होंने ईरान की हथियार इंडस्ट्री के दोबारा पटरी पर लौटने की तस्दीक कर दी।
इस बीच खबर है कि ईरान का तेल कारोबार भी पटरी पर लौटने को तैयार है। खबरों के मुताबिक ईरान ने साउथ पार्स में तेल का कारोबार फिर से शुरू कर दिया है और इसका स्तर जंग के पहले तक पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते तक दिन रात काम में जुटे रहने के बाद ईरान के इंजीनियर्स ने साउथ पार्स में तेल के प्रोडक्शन का उच्चतम स्तर पा लिया। साउथ पार्स पर इजरायल ने हमला किया था। ये ईरान के एनर्जी सप्लाई का अहम बिंदु है। यहाँ से ईरान में करीब 70% गैस की सप्लाई होती है। और करीब 65% पेट्रोकेमिकल की सप्लाई होती है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के दौरान इंजीनियर्स की टीम ने मलबा साफ किया और न केवल टूटे हुए हिस्सों को दोबारा बनाया बल्कि उन्हें अपग्रेड भी किया। या यूं कह सकते हैं कि ईरान ने जंग के असर को लगभग पूरी तरह खत्म कर लिया। दावा है कि आज साउथ पार्स की सभी प्रमुख सप्लाई लाइंस चालू हैं और जंग के पहले के स्तर पर काम कर रही हैं। इस फैसिलिटी पर 6 अप्रैल को हमला हुआ था जिसमें इसके गैस और पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने महज 1.5 महीने के सीज फायर की अवधि में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर लिया। ईरान ने अपनी टूटी हुई असेंबली लाइंस को न सिर्फ जोड़ा है बल्कि उन्हें ऐसे आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया ताकि वहां पहले से दुगनी रफ्तार से हथियारों का प्रोडक्शन किया जा सके। जंग की शुरुआत में अमेरिका इजरायल ने ईरान के ड्रोन प्लांट उड़ा दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 दिनों में ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू कर दिया है। ये वही ड्रोन है जो रडार की नजर में आए बिना अमेरिकी ठिकानों को राख कर सकते हैं। दावा है कि युद्ध में तबाह हुए लॉन्च पैड्स की जगह IRGC ने रातों रात नए मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए। यानी ईरान की जवाबी हमले करने की क्षमता अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ईरान अपने कमांड सेंटर्स और रडार प्रणालियों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ऐसी सुरंगों में शिफ्ट कर चुका है जहां अमेरिका का बड़े से बड़ा बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होगा। पश्चिमी देशों को लगता था कि प्रतिबंधों के कारण ईरान नए पुर्जों के लिए तरसेगा, लेकिन ईरान के पास कच्चे माल और गुप्त तकनीकी पुर्जों का ऐसा बैकअप था कि प्रोडक्शन लाइन अब पहले से ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग और लेबर फोर्स के दम पर तेहरान ने वॉशिंगटन के सभी अनुमानों को फेल कर दिया और अमेरिका की सालों की तैयारियों को नाकाम साबित कर दिया। दावा है कि खुद को मजबूत करने के साथ साथ ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया तक हथियारों की रसद को टूटने नहीं दिया। अमेरिकी ठिकानों को चारों तरफ से घेरने का जाल तैयार है। साफ है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान को जितना तबाह करने का प्रयास किया, ईरान उसकी कई गुना तेजी से वापसी कर चुका है और आज जो अमेरिका और इजरायल की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तों पर समझौता करने की जिद पर अड़ा है। तो ईरान एक बार फिर से मजबूत हो गया है क्योंकि उसने अपनी साउथ पार्स फैसिलिटी को फिर से ठीक कर लिया है। अब ये कैसे ठीक हुई है और ईरान कैसे ताकतवर हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले साउथ पार्स कैसे ठीक हुआ। ईरान के इंजीनियर्स की बड़ी कामयाबी है ये। सीज फायर के दौरान साउथ पार्स के हालात सामान्य किए गए और हमले में तबाह हुई पाइपलाइंस को दोबारा से चालू किया गया है। मलबा हटाया गया, टूटे हुए सेक्शंस बनाए गए और अपग्रेड हुए। जंग के पहले के स्तर पर आई ऑयल फैसिलिटी पर इजराइल ने अटैक कर दिया था। गैस और तेल की सप्लाई का ये अहम केंद्र है साउथ पार्स, जिसे एक बार फिर से ठीक किया गया है। अब ये जान लेते हैं कि ईरान के पास आखिरकार कौन कौन सी टॉप मिसाइलें हैं। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन मिसाइलों के नाम का जो कि सबसे ज्यादा अमेरिका और
इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाती है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी खासियत क्या है? इसकी मारक क्षमता 1400 से 1500 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक से ये लैस है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। पैट्रियट और एरो जैसे रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आती है इनकी खुर्रमशहर 4, जो कि सबसे भारी और विध्वंसक है। इसकी खासियत ये है कि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। वॉरहेड वजन ये 1500 से 1800 किलोग्राम अपने साथ लेकर के जा सकता है। ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में ये शामिल है और इसने इजराइल में भारी तबाही भी मचाई है। लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखती है। मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। अब सेजल के बारे में बात करते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर की है। ये ठोस ईंधन पर या सॉलिड फ्यूल पर भी चल सकती है। ठोस ईंधन के कारण तेजी से लॉन्च की जा सकती है और दुश्मन को संभालने का बहुत कम समय इसकी वजह से मिलता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है, यानी आवाज से भी, ध्वनि से भी 13 गुना ज्यादा। सटीक गाइडेड मिसाइल इमद के बारे में जानते हैं। इसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है और सटीकता बेहद उच्च है। इसके अलावा ये री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है और लॉन्च के बाद भी दिशा नियंत्रित कर सकती है। अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। फिर आती है गदर 110, जो कि 1650 से 1950 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ईरान की पुरानी शाह 3 मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है। पहले चरण में तरल ईंधन और दूसरे चरण में ठोस ईंधन का उपयोग इसमें होता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता इसमें है। क्रूज मिसाइलें भी हैं उनके पास, जिसमें पावे और सुमार हैं। इनकी मारक क्षमता 1350 से 2500 किलोमीटर की है। जमीन के बेहद करीब ये उड़ान भरती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। किसी और तरफ एम किया गया होगा, लेकिन उसे वापस से उसकी दिशा को रुख को बदला जा सकता है। कम रडार प्रोफाइल के कारण इन्हें ट्रैक करना बेहद कठिन होता है और दुश्मन के ठिकानों पर अचानक और सटीक हमला करने में यह सक्षम होती है। ईरान के पास हजारों घातक कामिकाज और टोही ड्रोन का जखीरा भी है, जिनमें शाहिद, अराश और मोहजेर सीरीज के ड्रोन सबसे प्रमुख हैं। अब ये किस तरीके से अमेरिका और इजराइल का काल बने हैं, उनके बारे में जानिए। शाहिद 136 सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में। ईरान का ये सबसे प्रसिद्ध हमलावर ड्रोन है और रूस यूक्रेन जंग में रशिया ने भी शाहिद 136 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, जो उसे ईरान से ही मिला था। उसके बाद शाहिद 136 की रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, जो अपने आप में इसे पावरफुल बना देता है। कम लागत में और भारी तबाही मचाने में ये सक्षम है। यही इसकी खासियत है कि कम पैसों में बन जाता है और भारी तबाही साथ लेकर के आता है। अब अराश के बारे में बात करते हैं। ये 136 से भी ज्यादा उन्नत और तेज ड्रोन है। कैसे? इसकी मारक क्षमता शायद से लगभग 200 किलोमीटर अधिक है। उसकी 2000 किलोमीटर और इसकी उससे भी 200 किलोमीटर अधिक है। अराश ड्रोन भारी पेलोड ले जाने में अपने आप में सक्षम है, जो कि शायद 136 नहीं कर सकता है। यह अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर के समान है। इसे उसकी ही कॉपी माना जाता है अराश को। शायद 129 ये एक लड़ाकू और टोही ड्रोन है। लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। सर्विलेंस के सबसे ज्यादा काम में आता है ये। मोहजोर सीरीज का 6 मोहजेर 6 जैसे ड्रोन मुख्य रूप से टोही ड्रोन है। मोहजेर इसमें प्रमुखता से है। निगरानी, सटीक मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल इसे किया जाता है। इसके बाद आता है कर्रार। निगरानी, सटीक मिसाइल हमलों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है कर्रार को, और निगरानी ये अच्छे से कर सकता है, इसलिए ये भी घातक ड्रोन की श्रेणी में ही आता है। ये तमाम वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही इस युद्ध में लेकर के आई है। इसीलिए तो अमेरिका को इतना बड़ा लॉस हुआ कि भारी भरकम हथियार, ज्यादा लागत से बने हुए हथियार, जो कि छोटे छोटे ड्रोन की ही भेंट चढ़ गए। वही ईरान से समझौते पर जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। अंतिम समझौते के साथ ही हॉर्मुज खुल जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि पहले ही तबाह की जा चुकी है ईरान की सेना। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने बहुत पीछे धकेल दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब जेडी वेंस वैसे तो इस युद्ध के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनका ये बयान अपने आप में बेहद ही अहम हो जाता है कि जैसे ही समझौता हो जाएगा वैसे ही हॉर्मुज से नाकेबंदी अमेरिका की हट जाएगी, हॉर्मुज खुल जाएगा। ईरान की सेना हमने तबाह कर दी है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने पीछे धकेल दिया, ये जेडी वेंस का कहना है। हालांकि इन सबके बीच में भी समझौता चल रहा है, बातचीत की कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से परमाणु समझौते को अपने हिसाब से अमेरिका मोल्ड कर सके और उसे 20 साल पीछे खिसका सके, यानी 20 साल तक परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, ये उनसे वादा ले सके।
वहीं हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई हैं। हॉर्मुज में ये पहली बार नहीं हुआ। ईरानी सेना पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उनके जहाजों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इस बार भी 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चला दी गई हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी निर्देश कई सारे जारी किए जा रहे हैं। निर्देश नहीं मानने के आरोप में ये एक्शन लिया गया है, ये भी बताया गया है। हॉर्मुज में ये लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिली है। हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की जो ये कार्रवाई देखने को मिली है, इसके पहले अमेरिका ने ऐसी ही कार्रवाई की थी। ईरान की IRGC और उससे जुड़े हुए जो भी जहाज वहां से जा रहे थे, अमेरिका का कहना था वहां पर माइंस बिछाई जा रही थी हॉर्मुज में। हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया, वो नहीं माने, हमने हमला कर दिया और ये बंदर अब्बास पोर्ट पर भी किया गया था। 4 जहाजों को चेतावनी दी गई। ईरान के निर्देश नहीं मानने के आरोप में एक्शन लिया गया, ये ईरान की तरफ से बताया गया। दूसरी तरफ जेडी वेंस ये दावा कर रहे हैं, जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है ईरान को, हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया है, हमने उनकी सेना को तबाह कर दिया है। अब बस इंतजार किया जा रहा है कि अंतिम समझौता हो जाए, इसके साथ हम हॉर्मुज को खोल दें। अभी अंतिम समझौता आखिरकार कब तक होगा, क्योंकि दुनिया भी टकटकी लगा करके बैठी हुई है कि मध्यस्थता में कुछ तो सही हो जाए। कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थता करवाई जा रही है दोनों देशों के बीच में कि आप आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाइए और वापस से युद्ध में मत लौटिए। हालांकि अमेरिका और आगे की सोच करके बैठा हुआ है दूसरे देशों पर हमला करने के बारे में। अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास किया, ईरान पर हमले किए, ईरान के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगा दी, लेकिन ईरान झुका नहीं। और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो वाकई अमेरिका के प्रयासों को नाकाम बताने के लिए काफी है। अब वो रिपोर्ट क्या है, आपको दिखाते हैं। जंग का बेहद संवेदनशील मुद्दा है हॉर्मुज, जहां पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने भी हॉर्मुज पर पहरा बिठाया ताकि ईरान के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके और उसे घुटनों पर लाया जा सके, लेकिन उसकी ये कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही हैं। हॉर्मुज फिलहाल दुनिया के कई मुल्कों के लिए बीते करीब 1.5 महीने से बंद है। क्योंकि ईरान के बाद अमेरिका ने भी उसकी नाकाबंदी कर दी। बावजूद इसके ईरान तेल बेच रहा है, करोड़ों डॉलर की आय ले रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान रोजाना तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल तेल बेच रहा है। हॉर्मुज के बाहर अमेरिका की सख्त नाकाबंदी के बावजूद ईरान जमकर कच्चा तेल बेच रहा है। बताया जा रहा है कि तेल बेचने की इस प्रक्रिया को शैडो फ्लीट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो हॉर्मुज की नाकाबंदी के बाद ईरान ने अनुमानित तौर पर 70 मिलियन बैरल तेल बेचा। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शैडो फ्लीट के जरिए ईरान लगातार तेल बेच रहा है। ईरान इसके लिए पुराने तेल टैंकर्स का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा तेल चीन को बेचा गया, इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया को सप्लाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने कच्चे तेल को सबसे पहले पुराने टैंकर्स में भरता है। इन टैंकर्स को एक साथ हॉर्मुज से निकालता है। ईरान के टैंकर हॉर्मुज के बाद तेजी से चीन की ओर बढ़ते हैं। टैंकर्स की सुरक्षा के लिए नाव से IRGC के कुछ जवानों को साथ भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि ईरान अपने पुराने तेल टैंकर्स के नंबरों को स्याही से मिटा देता है ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसे स्कैन न कर पाए।
ऊपर के सामानों को काले तिरपाल से ढक देते हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी से निकलने के बाद जिन देशों की जल सीमा में प्रवेश करता है उससे संपर्क साध लेता है। पुराने तेल टैंकर से सप्लाई के लिए ईरान रिस्क ले रहा है। ईरान एक साथ कई तेल टैंकर्स को भेजता है ताकि उस पर आसानी से अमेरिका हमला न कर पाए। हालांकि कई बार उसके तेल टैंकर अमेरिका के रडार पर भी आ चुके हैं। अब तक 2 तेल टैंकर होर्मुज के बाहर ध्वस्त किए जा चुके हैं। साफ है कि ईरान पर होर्मुज की नाकाबंदी का भी कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। उसका तेल कारोबार बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करेगा, उसकी शर्तों पर समझौता करेगा? ऐसा मुश्किल लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को नाकाम करते हुए अपना तेल कारोबार जारी रखे हुए है। अब आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देती हूं। दरअसल ईरान से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात हो रहा है और शैडो फ्लीट के माध्यम से ये तेल बेचा जा रहा है ईरान की तरफ से। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान को यह फायदा हुआ है। अमेरिका की नाकेबंदी के नाक के नीचे से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल बेचा जा रहा है ईरान की तरफ से। अब आप समझिए, नाकेबंदी के बाद से ईरान ने अब तक करीब 70 मिलियन बैरल तेल बेच दिया है और ईरान ने सबसे ज्यादा तेल चीन को ही बेचा है। सेंशन में वो इतना तेल नहीं बेच पा रहा था जितना कि अब बेच पा रहा है। तो आपने ये तो जान लिया कि ईरान का तेल कारोबार फायदे में है, लेकिन आखिर ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को कैसे धोखा दे रहा है शैडो फ्लीट के माध्यम से, अब वो मैं आपको बताती हूँ। शैडो फ्लीट के जरिए ईरान कच्चा तेल बेच रहा है और कच्चे तेल को पुराने टैंकर्स में भरा जाता है। एक साथ हॉर्मुज से ये कई तेल टैंकर गुजरते हैं और हॉर्मुज से निकलते ही चीन की ओर तेजी से ये टैंकर बढ़ जाते हैं। टैंकर की सुरक्षा के लिए IRGC के जवान तैनात रहते हैं और सैटेलाइट से बचने के लिए टैंकर्स के नंबर मिटा दिए जाते हैं। टैंकर के सामान को काले तिरपाल से ढक दिया जाता है और टैंकर्स के सेफ पैसेज के लिए संबंधित देश से संपर्क ईरान करता है, जिस देश को वो तेल बेचना है। अब ईरान के तेल ठिकाने कौन कौन से हैं, अहम तेल ठिकाने जिससे तेल निर्यात हो रहा है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो तेल निर्यात टर्मिनल, सबसे पहले खर्ग की बात करेंगे हम। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल है। खर्ग द्वीप से रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। खर्ग द्वीप की ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 30 मिलियन बैरल है और ओमान की खाड़ी में मौजूद जस का टर्मिनल है ये दूसरा अहम टर्मिनल। वहीं हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद यहां से तेल निर्यात जारी रह सकता है। लावन द्वीप, सिरी द्वीप और बंदर अब्बास भी अहम निर्यात केंद्र है, जिस पर यूएई अपना दावा करता है, लेकिन लावन द्वीप और सिरी द्वीप को लेकर के हमेशा ईरान का ये तुक रहा है कि वो उसी के हिस्से में आते हैं। अब ऑयल फील्ड्स कौन कौन सी है उनके पास, ये तो द्वीप थे। तो अजवाज क्षेत्र है ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। रोजाना यहां से करीब 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद आती है गच सारन क्षेत्र, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। गच सारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। अहवाज के पास ही है मोरून ऑयल फील्ड, साउथ पार्स से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड। साउथ पार्स, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि उसे ठीक कर दिया गया है। अब ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी है ईरान के पास, तो अबदान रिफाइनरी ईरान की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। बंदर अब्बास में मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरी है ये। और मध्य ईरान के लिए इस्फहान और उत्तरी ईरान के लिए अहम है तेहरान रिफाइनरी। ये तमाम रिफाइनरी, ये तमाम द्वीप उनके लिए अहम है और इसी से वो अपने तेल का व्यापार कर रहे हैं। अब खबर ये कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला। ये सीज फायर खैर कहने की बातें हो गई है, क्योंकि हर दिन इजराइल एक बड़ा अटैक लेबनान पर करके वहां सब कुछ तबाह कर देता है। बेरूत में हिजबुल्लाह के साथी ग्रुप पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के साथी इमाम हुसैन डिवीजन पर अटैक किया गया है और डिवीजन के आतंकी अली अल हुसैनी पर हमले का दावा किया गया है। दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आती है वो ये बताती है कि बेगुनाहों को कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है।
दोनों देशों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में इस बात पर सहमति बनी थी कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हिजबुल्लाह को यह पसंद नहीं आ रहा, वो उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है और फिर इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान पर कार्रवाई करती है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी है। वही हॉर्मुज पर यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा बयान सामने आया है कि बर्दाश्त नहीं होगा हॉर्मुज पर टोल। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से यह बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम, स्कॉट बेंसेट उनका नाम है, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हॉर्मुज पर अगर कोई टोल सिस्टम है। हॉर्मुज में टोल वसूलने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बेंसेट ने यह बयान दिया है। हालांकि इस संस्था को पीजीएसए का नाम दिया गया है और कहा गया है कि यह पर्यावरण से रिलेटेड टैक्स है, हॉर्मुज से गुजरने के लिए टैक्स नहीं है। ईरान जानता था कि यह कदम अमेरिका जरूर उठाएगा, इसलिए उसने अपना रुख पहले ही पलट दिया है कि हमें इस युद्ध में पर्यावरण को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, हॉर्मुज को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसे एक बार फिर से साफ सुथरा करने के लिए हमें इन पैसों की आवश्यकता है जो हम यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से पीजीएसए संस्था के माध्यम से ले रहे हैं। स्कॉट बेंसेट कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है और हॉर्मुज से टोल वसूलने वालों पर हम कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल की अदावत बार बार देखने को मिल रही है। एक और बड़ा हमला किया गया है बेरूत में, राजधानी में लेबनान की। बताया गया कि हिजबुल्लाह के साथी ग्रुप पर हमला किया गया, लेकिन उसकी वजह से भारी नुकसान हो गया है वहां पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टायर शहर से लेकर के बेरूत तक हर शहर खत्म कर दिया गया है हिजबुल्लाह पर अटैक करने के साथ साथ। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के दौरान समझौता कराने का प्रयास किया गया। पहले आपको याद होगा कि वहां पर इस्लामाबाद में बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ आने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, एक टेबल पर आने से इनकार कर दिया। मैसेंजर बनाए गए शहबाज शरीफ, इधर उधर दोनों ही देशों की बातें पहुंचाते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या, अब मध्यस्थ देश लगातार दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सुलह कतर में हो रही है, राजधानी दोहा में। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी तोपों का मुंह भी खोल दिया है और महज 72 घंटे के अंदर ही अमेरिकी सेना ने 2 बार ईरान पर भारी बमबारी कर दी। लेकिन ये दोनों ही हमले अमेरिका ने बंदर अब्बास पर ही आखिरकार क्यों किए हैं, उनके इसी पोर्ट पर ये हमले क्यों किए गए हैं, आपको इस रिपोर्ट में समझना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में फिलहाल हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। ईरान हॉर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल चाहता है, जबकि अमेरिका इसे पहले की तरह खुला रास्ता बनाए रखना चाहता है। सीज फायर के दौरान समझौते की कोशिशों में भी हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। समझौते की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। मई में अब तक 4 बार युद्ध विराम टूट चुका है। इस दौरान अमेरिकी सेना के निशाने पर बंदर अब्बास ही रहा। दावा किया जा रहा है कि ये बंदरगाह हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरानी नौसेना अड्डे और आर्थिक लाइफलाइन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने ईरान के सबसे खास बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास के रनवे पर मिसाइल गिराई, एक के बाद कई जगहों पर बमबारी की गई। हालांकि ईरान ने भी जवाब देते हुए कुवैत के अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिकी सेना ने 3-4 मई की दरमियानी रात ईरान के द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया। इसके बाद 7-8 मई को भी ईरान के 3 बंदरगाहों पर अटैक हुए। 25 मई को ईरानी मिसाइल ठिकानों और हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नाव को निशाना बनाया गया और फिर 27 मई को आत्मरक्षा का तर्क देते हुए एक बार फिर बंदर अब्बास को टारगेट किया गया। इस बीच सवाल यह है कि अमेरिकी सेना लगातार बंदर अब्बास को निशाना क्यों बना रही है। दरअसल बंदर अब्बास हॉर्मुज के उत्तरी तट पर है। यहाँ से जहाजों पर नजर रखना आसान है, लिहाजा हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए बंदर अब्बास पर कब्जा जरूरी है। बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास में ही IRGC का अहम मुख्यालय है। कई खतरनाक स्पीड बोट्स तैनात हैं जो बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए अहम हैं। दावा किया जा रहा है कि केशम और हॉर्मुज द्वीप की पहाड़ियों में मिसाइल ठिकाने हैं। आत्मघाती ड्रोन की बड़ी तैनाती है, साथ ही डिफेंस सिस्टम भी तैनात है।
ईरान के तेल व्यापार के लिए बंदर अब्बास अहम बंदरगाह है। यहाँ से ईरान का करीब 85% समुद्री व्यापार होता है। साफ है कि ईरान के बंदर अब्बास बेहद अहम है। अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को निशाना बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिशों में लगा है। इस बीच समझौते की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं अमेरिका के हमले समझौतों की कोशिशों में रुड़ा तो नहीं बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अमेरिका बार बार बंदर अब्बास पर हमला करता है, तो बंदर अब्बास आखिरकार अमेरिका के लिए इतना खास क्यों है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बंदर अब्बास ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है और हॉर्मुज के मुहाने पर होने की वजह से ये काफी अहम अपने आप में हो जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का जो कच्चा तेल है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरता है और ये शहर ईरान के व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा केंद्र है। नौसैनिक ठिकाने और IRGC की समुद्री इकाइयां भी इसी के आसपास मौजूद हैं। इसके पास शाहिद राजाई बंदरगाह स्थित है। ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ये है और ईरान के व्यापार और ऊर्जा निर्यात में इसकी अहम भूमिका है। ईरान के नौसैनिक और मिसाइल ढांचे के कारण ये संवेदनशील क्षेत्र है। बंदर अब्बास की आर्थिक स्थिति और जियोपॉलिटिकल के लिए लिहाज से ये बेहद अहम है। सैन्य तनाव या हमला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को प्रभावित करता है और यही हुआ है पिछले दिनों जो यहाँ पर हमला हुआ। वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार और IRGC का सैन्य कमांड भी है, तो वो भी वहां से जवाब दे सकते हैं, यानी समुद्र में भी युद्ध छिड़ सकता है बंदर अब्बास से। वहीं गाजा पर इजरायल के PM नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपनी सेना को गाजा पर नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सेना को यह कह दिया है कि जाओ और गाजा के 70% इलाकों पर जाकर के इजरायली नियंत्रण कर लो, वहां पर जाकर के इजराइल का झंडा गाड़ दो। ये जो ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना कही जा रही थी वो यूं ही नहीं कही जा रही थी। हमास के साथ 2023 से इजराइल लगातार युद्ध में बना हुआ है। गाजा पट्टी एक छोटी सी जगह है, लेकिन उस पूरी जगह को अपने साथ इजराइल मिलाना चाहता है। इसीलिए उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि जाओ और गाजा के 70% इलाकों पर इजरायली नियंत्रण स्थापित कर लो। वही ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप सामने आया है। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े अधिकारी अली बाघेरी का बयान सामने आया है। अली बाघेरी ने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ वादा तोड़ना अमेरिका की प्रकृति का हिस्सा है, ये भी अली बाघेरी कह रहे हैं। फ्रीज की गई संपत्तियां तुरंत रिलीज की जाए, अली बाघेरी ने यह भी कहा है। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका कभी भी अपने वादों से मुकर सकता है क्योंकि उसकी ये पुराना नेचर है, उसकी ये पुरानी प्रकृति है कि वो अपने वादे तोड़ देता है। अली बाघेरी ने कहा कि जो भी हमारी फ्रीज की गई संपत्तियां हैं वो तुरंत से तुरंत रिलीज की जाए। ये मांग शर्तों के साथ ईरान ने मध्यस्थ देशों के सामने भी पहुंचा दी है कि अमेरिका को अगर हमसे बातचीत करनी है, इस युद्ध को समाप्त करना है, तो हॉर्मुज पर हमें पूर्ण अधिकार चाहिए। परमाणु कार्यक्रम पर हम अपने हिसाब से चलेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो फ्रीज की गई संपत्तियां हैं वो तुरंत रिलीज होनी चाहिए। गाजा आगे आने वाले दिनों में अगर इजराइल का हिस्सा हो जाए तो बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि 70% हिस्से पर इजरायली नियंत्रण होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में तनाव है, हालांकि समझौते की कोशिशें लगातार जारी है। इन सब के बीच में कुछ हिंसा की खबरें भी आई हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये शांति कुछ और समय के लिए रह सकती है। जानकारी यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के लिए एक नया समझौता हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के नए सीज फायर समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत और हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग बिना रोक टोक जारी रखने पर बल दिया गया।
दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में ढील देगा और फंड को जारी करने पर विचार करेगा। ये समझौता मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश है। हालांकि इसे ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर बढ़ाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने को लेकर सहमति बनती दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित एमओयू को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। हालांकि खुद ट्रंप या ईरान की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। जंग के बीच हॉर्मुज एक अहम मुद्दा रहा। बताया गया कि 60 दिन के सीज फायर संबंधी एमओयू में यह कहा जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग बिना रोक टोक हो सके। यानी यहाँ कोई टोल नहीं लगेगा और कोई परेशानी नहीं होगी और ईरान को 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट से सभी माइंस हटानी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार एमओयू में यह भी कहा गया कि अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाएगा, लेकिन ये कमर्शियल शिपिंग के फिर से शुरू होने के हिसाब से होगा। अमेरिका ईरान को तेल आसानी से बेचने की इजाजत देने के लिए कुछ सैंक्शन में छूट भी दे सकता है। रिपोर्ट्स कहती है कि एमओयू में ईरान का न्यूक्लियर हथियार न बनाने का वादा शामिल होगा। इसमें यह भी कहा जाएगा कि 60 दिन की अवधि के दौरान बातचीत के लिए सबसे पहले जिन मुद्दों पर बात होगी उनमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम को दूर करने संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। अमेरिका सैंक्शन में रहा तो सीज किए हुए ईरानी फंड को रिलीज करने में चर्चा करने के लिए वादा कर सकता है। एमओयू में ईरान को सामान और मानवीय मदद मिलने में मदद करने के तरीके पर भी चर्चा हो सकती है। एमओयू में यह भी कहा जा सकता है कि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध खत्म होगा। माना जा रहा है कि जल्द इस समझौते पर दोनों पक्षों की मंजूरी मिल जाएगी और शांति वार्ता शुरू होगी ताकि दुनिया एक और जंग की आग में झुलसने से फिर से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लगातार मध्यस्थों के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास तो किया जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में बैठकर के दोनों ही देश बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या साइन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एमओयू पर क्या दोनों ही सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जब एमओयू पर साइन हो जाएंगे तभी ये समझिएगा कि ये विवाद, ये घमासान थम गया है। अब यूएस ईरान के बीच में जो प्रस्तावित एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो है क्या? हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना रोक टोक के शिपिंग की इजाजत मिलेगी। ईरान को 30 दिन में स्ट्रेट से अपनी माइंस हटानी होगी और हॉर्मुज से नेवल ब्लॉकेट भी अमेरिका अपना हटा लेगा, यानी दोनों ही देश पुराने वाली स्थिति में वापस लौट आएंगे। ईरान के तेल कारोबार को कुछ हद तक छूट मिलेगी। वो सैंक्शन हटाने की बातें पहले से कह रहे थे, अब ऐसे में हो सकता है क्योंकि कुछ हद तक इस बात को मान लिया जाए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर चर्चा होगी। ईरान पर प्रतिबंधों में राहत और सीज किया गया फंड उसे रिलीज करने पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ईरान को सामान और मानवीय मदद मिलने के तरीकों पर चर्चा होगी। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग खत्म हो जाएगी। ये जो तमाम आपने बातें सुनी है, ये सोर्स पश्चिमी मीडिया का है, उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में आखिरकार क्या होने जा रहा है। उत्तर कोरिया की अब बात करते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इस बार किम जोंग उन ने जो कदम उठाया उससे अमेरिका भी तनाव में आ गया है। दावा यह किया गया है कि किम जोंग की मिसाइलें अब नेक्स्ट लेवल की हो गई हैं। अब उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या नेक्स्ट लेवल ऐड कर दिया है उसमें, इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तर कोरिया एक बार फिर दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। किम जोंग उन ने हाल ही में जिन नई मिसाइल और टैक्टिकल स्ट्राइक सिस्टम का प्रदर्शन किया, वो केवल हथियारों का परीक्षण नहीं बल्कि युद्ध की पूरी रणनीति बदलने का संकेत है। माना जा रहा है कि अब उत्तर कोरिया पारंपरिक भारी तोपखानों से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और प्रिसिजन स्ट्राइक आधारित आधुनिक स्मार्ट वॉरफेयर मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। इसका सीधा असर सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र इसकी जद में आ सकता है। किम जोंग उन की मौजूदगी में उत्तर कोरिया की सेना ने अपने नए हथियारों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने हल्के मॉड्यूलर मिसाइल लॉन्चर, मल्टीपल टैक्टिकल क्रूज मिसाइल सिस्टम और एआई आधारित गाइडेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन हथियारों का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि दुश्मन की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को खत्म कर देना है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि उत्तर कोरिया का नया मॉड्यूलर लॉन्च सिस्टम अमेरिकी हिमारस जैसी अवधारणा पर आधारित हो सकता है, यानी एक ही लॉन्चर अलग अलग प्रकार की मिसाइलें दाग सकता है। इससे दुश्मन के लिए यह समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि लॉन्चर में किस तरह का हथियार तैनात है। यह रणनीति दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। उत्तर कोरिया ने जिन टैक्टिकल क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, उनमें एआई सपोर्टेड टर्मिनल गाइडेंस और टेरेन काउंटर मैचिंग तकनीक का इस्तेमाल होने का दावा किया गया है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल जमीन के भौगोलिक संरचना के हिसाब से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है और रडार से बचते हुए लक्ष्य तक पहुंच सकती है। अगर ये तकनीक पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई तो साउथ कोरिया के सैन्य ठिकानों, एयरबेस, कमांड सेंटर और यहां तक कि शहरी इलाकों पर भी अचानक सटीक हमला संभव हो जाएगा। उत्तर कोरिया का दावा है कि मिसाइलों की मारक क्षमता करीब 100 किलोमीटर तक है, लेकिन असली खतरा सिर्फ रेंज नहीं बल्कि सेंसर टू शूटर चक्र की गति है। यानी लक्ष्य की पहचान होते ही कुछ सेकंड में हमला करने की क्षमता। इससे चेतावनी का समय बेहद कम हो जाता है और विरोधी देशों की एयर डिफेंस प्रणाली पर भारी दबाव पड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से यह कदम बेहद चिंताजनक है। चीन पहले ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपना चुका है। ऐसे में उत्तर कोरिया की नई एआई आधारित युद्ध क्षमता क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। किम जोंग उन ने इन परीक्षणों को सैन्य ताकत के बड़े अपग्रेडेशन का संकेत बताया और कहा कि भविष्य के हथियार ऐसे होने चाहिए जो दुश्मन में डर और असुरक्षा पैदा करें। यह बयान दिखाता है कि उत्तर कोरिया अब केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी अपना रहा है। साफ है कि उत्तर कोरिया भी तेजी से महाशक्ति बनना चाह रहा है और दुनिया को अपने हथियारों के बल पर धमकाना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।